नमस्कार मित्रों, समसामयिक हिंदी साहित्य में नारी चिंतन की पहली कड़ी आप सुन चुके हैं। अब इसके आगे की चर्चा जारी करते हुए मित्रों, मैत्रेयी पुष्पा दलित स्त्री के संबंध में आकलन करती हुई कुछ कहती हैं। यह आकलन दलित आंदोलन के अंतर विरोधों के पार एक तीखी टिप्पणी सा है। वे लिखती हैं, वे दलित स्त्रियों को लूटे जाने, बलात्कारी होने पर ज्वालामुखी से फटते हैं, किंतु उनके अशिक्षित और चेतना विहीन रखे जाने पर गुरेज तक नहीं करते। वे रास्ते में पहरेदारी का इंतजाम कर सकते हैं, अपने टोले से ज़्यादा लड़कियों को स्कूल भेजने की मुहिम नहीं चलाते। हिंदू धर्म से घृणा करते हैं, जायज़ है। मनुस्मृति को जला डालना चाहते हैं, गुस्सा वाजिब है, लेकिन अपने स्त्रियों के लिए पति धर्म लागू करते हैं और तब उनका सारा आंदोलन हास्यास्पद हो जाता है। हद तो तब होती है जब वे अपनी औरतों की इच्छा तक नहीं जानना चाहते हैं। नए जमाने के दलित हैं ये, उसी परिपाटी के अनुयायी जिसकी धज्जियां उड़ाई थी। वह सुरक्षा कवच देना चाहते हैं जो दासों को स्वामियों से मिला था और उसको कोई दूसरा ना ले जाए। नासिरा शर्मा अपने साहित्य में कद्दावर औरतें गढ़ती हैं। विभिन्न देशों व समाजों की स्त्रियों की समस्याओं तथा संघर्षों पर उन्होंने व्यापक दृष्टि डाली है। वे मानती हैं कि नारी जागृति नारी की मानसिकता में ही निहित है। आज की सचेत और जागरूक औरत परिवार से जुड़कर समाज के लिए कुछ रचनात्मक करना चाहती है। अनामिका भी मानती हैं कि विमेन्स लिव पुरुष के नहीं पितृसत्ता के विरुद्ध है। वे भी उन लेखिकाओं में हैं जो घर परिवार के बीच पितृसत्ता का विरोध करती हैं। स्त्री के चुप रहने की नीति को मैकाले की दिशा नीति से जोड़कर देखती हैं। ऐसा कुछ करने की नीति जो तेज को कुंठित करने में सफल होती है। स्त्री आंदोलन को परिभाषित करते हुए वे लिखती हैं, जो जहाँ भी परितप्त है स्त्री आंदोलन से जुड़ जाता है। प्रभा खेतान के उपन्यासों आओ पेपे घर चले, छिन्नमस्ता और पीली आंधी में उपन्यासों के परंपरागत सामाजिक नैतिक विधि विधानों से लहूलुहान नारियों का आत्मसंघर्ष एवं साहस के साथ उनकी बेड़ियों को तोड़कर उनका स्वावलंबी साहसी चरित्र यथार्थ और बदलते समय के तेवरों के अनुरूप पूरी प्रभाव सघनता के साथ उजागर हुआ है। इस युग की हिंदी रचनाओं विशेषकर उपन्यासों एवं कहानियों में अस्वीकार है, निषेध है, जो विद्रोह की मूल्यग्राही दृष्टि से संपन्न है। नारी के समस्त मूल्य बदल गए हैं, उसकी चेतना जागृत हो चुकी है। मन्नू भंडारी की ईसा के घर इंसान, एक कमज़ोर लड़की की कहानी, जीती बाजी की हार, गीत का चुंबन, उषा प्रियमवदा की जाले पूर्ति, शशि प्रभा शास्त्री की बिखरते बादल, सिमटते किनारे, अंतरंग, बीच की कड़ियाँ आदि कहानियाँ नारी के इस संघर्षरत द्वंद्वात्मक स्थिति का यथार्थ चित्रण है। मृदुला गर्ग की कहानी एक और विवाह में विवाह संस्था के सड़े गले चरमराते ढांचे को आधुनिक युग की युवतियाँ दैव भाव से स्वीकार नहीं करती। इसी प्रकार तुक कहानी में मीरा पति के उपभोगवादी दृष्टिकोण के चलते उसके प्रेम को और उसके प्रति अपने को बेमानी समझती है। मृदुला गर्ग मानती हैं कि स्त्री कहीं की हो, किसी वर्ग की, पुरुष के लिए वह केवल देह है। उसके भ्रम का शोषण और उसका यौन शोषण ही जैसे उसकी नियति है। कठगुलाब बांझ औरतों की प्रतीक कथा है। अनित्य उपन्यास में राजनीतिक सामाजिक जीवन की असंगतियों
विडंबनाओं पर मृदुला जी ने ध्यान आकृष्ट किया है। ममता कालिया ने बेघर में यौन सूचिता की बात उठाई है। अपने दूसरे उपन्यास एक पत्नी के नोट्स में उन्होंने दाम्पत्य संबंधों का पुनर्परीक्षण करते हुए एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि क्या पति पत्नी का संबंध मात्र सेक्स पर ही आधारित है? देह का आकर्षण समाप्त होते ही क्या विवाह से प्रेम गायब हो जाएगा? पुरुष की सौंदर्य लिप्सा को संतुष्ट करने के लिए स्त्री शरीर की सजावट करने और पति को रिझाने दुलारने में ही संपूर्ण शक्ति और मेधा का हवन करती रहेगी? क्या आपसी समझ और आत्मीयता दाम्पत्य का आधार नहीं हो सकते? पारंपरिक मूल्य मान्यताओं के विघटन, नवीन मूल्य स्थितियों एवं पति पत्नी के पारस्परिक संबंधों में निष्ठा एवं सौहार्द के अभाव के कारण पर पुरुष पर स्त्री के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा है। इस दमित यौन आकांक्षा एवं अंतर्द्वंद्व का चित्रण करते हुए अमृता प्रीतम लिखती हैं, यह एक प्रलय समान घड़ी होती है जिसमें एक औरत मन के संस्कारों पर पांव रखकर अलभ्य की खोज करती है। बदलते परिवेश में कामकाजी पत्नी को शक की निगाह से देखना पति की संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। पत्नी पति की अविश्वासी दृष्टि, तीक्ष्ण व्यंग्यबाणों और अनावश्यक प्रश्नों की बौछार से थकने लगती है और लंबे समय तक तनाव झेलते हुए अंततः अलग हो जाना पसंद करती है। इस विषय पर दीप्ति खंडेलवाल ने अत्यंत सशक्त भाषा में लिखा है। डॉक्टर पुष्पपाल सिंह का दीप्ति के विषय में कहना है कि उनकी कहानियों से गुजरते हुए सहज ही यह लगता है कि नारी के अनछुए जख्मों के दर्द का एहसास हो रहा है। इनकी अनेक कहानियों में दाम्पत्य सुख से वंचित नारी जब अपने जीवन को छोटे लोगों के दाम्पत्य से तुलना करके देखती है तो वह भीतर तक कट कर रह जाती है। इस युग की समस्त विघटनकारी परिस्थितियों ने व्यक्ति से उसके व्यक्तित्व को छीन लिया है। स्त्री की अपनी स्वतंत्र अस्तित्व के प्रति बढ़ती जागरूकता के उसके अपने और सामाजिक भूमिका के बीच तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। चित्रा मुदगल की कहानी बावजूद इसके कि प्रीति की तरह अधिकांश नारियां स्वीकार करती हैं कि यह लड़ाई खुद की है और उसका कोई नहीं है। समकालीन कहानियों की चेतना परम विद्रोहात्मक है तथा सूक्ष्म एवं परोक्ष रूप से व्यवस्थावादी शक्तियों पर प्रहार करती है। राजनीति, समाज, अर्थतंत्र, न्याय प्रणाली, पुलिस, सांस्कृतिक धार्मिक संगठन, परिवार, ये सब व्यवस्था के ही विविध रूप हैं। स्त्रियां मध्ययुगीन सीमा लांघ अब स्वयं को समाज में स्थापित करना चाहती हैं। व्यवस्था द्वारा अपने शोषण को पहचानते हुए वे उसका मुखर विरोध कर रही हैं। स्त्रीवादी कहानियों की नारी अपने समकक्ष पुरुष को रखने की लालसा रखती है। परिस्थितियों से पलायन न कर वहीं संघर्षरत रहती हुई निज व्यक्तित्व का निर्माण करती है। नारी का विद्रोह पूर्णतः अवस्था में आकर अपेक्षाकृत अधिक मुखर हो जाता है। उसकी ऊर्जा उत्साह को नई दिशा प्राप्त होती है। राजी सेठ की कहानी, जिसके पक्ष में बेला में समाज के प्रति विद्रोह की भावना उसे एक नई स्फूर्ति प्रदान करती है, जबकि उसका पति परंपरावादी होने के कारण विद्रोह से डरता है। राजी सेठ उन सामाजिक संवेदना की गहराई तक पहुंच रखने वाली सशक्त कथाकार हैं। वे उन सामाजिक रूढ़ियों का पुरजोर विरोध करती हैं जो नारी जीवन को नारकीय बना देती है। वे चाहती हैं कि नारी लिजलिजे संस्कारों की सड़ी गली केचुल उतार फेंके। कमल कुमार की कहानी कैटलिस्ट पारिवारिक हिंसा से त्रस्त, अकेली, उदास, अवरुद्ध
और वर्जनाओं के साथ जीती स्त्री की कहानी है, जो अन्य पुरुष विश्वनाथ का साथ पाकर एक बार फिर जी उठती है, वह भी रिश्ते में बिना किसी सामाजिक समीकरण के। इसी प्रकार के नाम है थारू। राजस्थान की पृष्ठभूमि में विधवा जीवन की त्रासदी के साथ ही स्त्री के अंतस की जिजीविषा का जीवंत चित्र उपस्थित करती है। मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास चाक स्त्री मुक्ति के विमर्श को कई स्तरों पर खोलता है। सुनो मालिक सुनो में उनकी टिप्पणियां सीधे इन मुद्दों पर केंद्रित है। वे इस विमर्श को घर आंगन तक ले जाती हैं। इरावती 4 में कुसुम भट्ट की कहानी कहीं कुछ जल रहा है पौराणिक कल्पना से विनोदपूर्ण छेड़छाड़ है। मन्नू भंडारी नारी को उसके घुटन से मुक्त करना चाहती हैं। वे कहती हैं, मैं नारी को उसके घुटन से मुक्त चाहती हूँ, उसमें बोल्डनेस देखना चाहती हूँ। और देखिए, बोल्डनेस हमेशा दृष्टि में ही होना चाहिए, वर्णन में नहीं। मैंने अपनी कहानियों में इसी रूप में चित्रित किया है। हमारे समय के कथा साहित्य में जहाँ अलका सरावगी के उपन्यास शेष कादम्बरी में स्त्री यातना और उत्पीड़न का अनुभव प्रत्यक्ष है, वहाँ कई कहानियाँ स्त्री उत्पीड़न और मुक्ति को अपने ढंग से दिखाती हैं। पिछले दिनों रजनी गुप्त की कहानी गठरी स्त्री यातना का मार्मिक वृत्तांत थी। वहीं फिर आया बसंत स्त्री मुक्ति की कहानी है। चंदा सदायत मानती है कि आज सारी दुनिया में नारीवादी चिंतन, लेखन और नारी मुक्ति के आंदोलनों के माध्यम से स्त्रियां अपने बारे में सचेत हुई हैं। नारीवादी चिंतन ने मानव समाज और संस्कृति के इतिहास में स्त्रियों की बदलती हुई स्थिति और भूमिका का गंभीर विवेचन करते हुए आज के युग में नारी की वास्तविक स्थिति समझने समझाने में काफ़ी मदद की है। आज स्त्रियां पुरानी रूढ़ियों और तरह तरह के अत्याचारों से मुक्ति, अपने अधिकारों की रक्षा और व्यापक रूप में नारी समुदाय की स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ रही है। इन सब का असर स्त्री लेखन पर पड़ा है। पुरुष आलोचक वर्ग स्वतंत्र स्त्री दृष्टि की मांग का विरोध करने में लगा है। डॉक्टर निर्मला जैन ने लिखा है, वर्गीय विभाजन से लेखन के समग्र मूल्यांकन में बाधा पड़ती है। वस्तुतः रचनाकार की ना जाति होती है, ना धर्म और वर्ग। डॉक्टर लक्ष्मी पांडे का भी कहना है कि प्रथम दृष्टया महिला लेखन यह प्रयोग ही अजीब लगता है, क्योंकि साहित्यकार होता है, उसके महिला या पुरुष होने की बात क्यों की जाए। मैत्रेयी पुष्पा के अनुसार हम ना तो देवी हैं, ना राक्षसी, ना साध्वी, ना कुल्टा। हम जो भी हैं उसी रूप में हमें देखा जाए, पुरुष के नज़रिए से नहीं बल्कि मनुष्य के नज़रिए से। 21वीं सदी में औरत स्वयं तय करेगी कि उसे अपना जीवन कैसे चलाना है, अपने शरीर को किसे सौंपना है, लड़की पैदा हो या लड़का, एक हो या दो। ये या ऐसी सारी वर्जनाओं और भय से मुक्त होकर वह स्वयं तय करेगी। जब इस समान धर्मा संस्कृति पर विचार होगा, तब निश्चय ही स्वस्थ साहित्य का सृजन होगा, सही मायनों में आज़ादी आएगी और तभी स्त्री के अपने आईने खुलेंगे। मित्रों, वर्तमान व्यवस्था में साहित्यकार सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि चौतरफा दबावों के कारण परेशानी और संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। महिला साहित्यकार इन दबावों से ज़्यादा आक्रांत हैं। डॉक्टर शशि प्रभा कहती हैं, जो बात मन को उद्वेलित करती है वही अभिव्यक्ति बन जाती है। अतः सृजन के लिए कोई सिद्धांत, कोई ब्रैकेट की बात ही बेमानी है।
प्रगतिशील चेतना संपन्न महिला कथाकारों का सशक्त लेखन सचमुच पुरुष प्रधान भारतीय समाज के लिए चुनौती है। अपने मर्यादापूर्ण तीखे तेवरों से वे भारतीय समाज को, स्त्रियों को चैतन्य और अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक कर सकती है। स्त्री लेखन में अभी उस समाज का आना शेष है जो खेत खलिहानों में दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करती है, जो सड़कों के किनारे रातें बिताती हैं, जो हाट बाजारों में बेची खरीदी जाती है, जिसने विभाजन की पीड़ा को झेला है, जो युद्ध के साए में जिंदा रहे हों या ऐतिहासिक तथा पौराणिक आख्यानों के वे पात्र जो दूसरी भारतीय भाषाओं में लिखे गए हैं और जो पात्र लेखक की पहचान बनते हैं। हमारे इतिहास के पन्नों पर लहूलुहान होती स्त्री अस्मिता के रक्तिम छींटे यत्र तत्र मिल जाएंगे। त्रेता युग हो या द्वापर, किसी स्त्री को पुरुष के समान न्याय देने की व्यवस्था नहीं रही। द्रौपदी के चीरहरण के लिए यदि दुर्योधन और दुशासन, भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र द्वारा रोके गए होते, यदि युधिष्ठिर से द्रौपदी को दांव पर लगाने के अधिकार से संदर्भित प्रश्न कुंती ने किया होता, यदि अन्य चारों भाइयों विशेषकर द्रौपदी को ब्याह कर लाने वाले अर्जुन ने अपने अग्रज युधिष्ठिर के इस ओछे व्यवहार का विरोध किया होता, तो आज नैतिक अवमूल्यन का इतना घिनौना रूप देखने को ना मिलता। पुरुष ने हमेशा स्त्री देह को उसके अर्थ, कर्म और श्रम से अधिक महत्व दिया है। आज की युवा पीढ़ी चाहती है, शहरों में जीवन शैली एक नए रूप में सामने आ रही है, किंतु गांव कस्बों में दिल्ली अभी दूर है। पूर्व निर्धारित नैतिकता अब तक स्त्री की बुद्धि पर लगा अंकुश है, जो यह बताती है कि उसका जीवन सिर्फ और सिर्फ परिवार के निमित्त है, व्यक्तिगत नहीं। मधु कांकरिया की पीड़ा इस तरह उभरती है। हम जैसी स्त्रियां प्रेम नहीं कर सकती क्योंकि हमारा प्रेम करना घर वालों के साथ विश्वासघात होगा, जिसका परिणाम मुझसे बड़ी बहन एवं आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। गीतांजलि श्री के शब्दों में, कौन जाने साथ की जो औरत अलग मन जीवन जीने लगती है और ताना आकर्षण खो देती है, कोई आकार जो औरत है उसके बाहर फट पड़ती है। उसे देखकर आदमी की ना पिपासा जगती है, ना वासना, ना मन में वात्सल्य उठता है और ना तन में मांसल इच्छा। महिलाओं की पीड़ा के संदर्भ में आशा रानी वोहरा लिखती हैं, स्थितियां धीरे धीरे पकती हैं, तभी उनमें विस्फोट होता है। अनामिका मानती हैं, स्त्री शोषण वहाँ से शुरू हुआ जहाँ से वैयक्तिक संपत्ति का प्रावधान हुआ। नारी चिंतन में यह तथ्य उभरकर सामने आया कि स्त्री को पुरुषों द्वारा जानबूझकर शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता का बार बार एहसास कराया गया। प्रभा खेतान लिखती हैं, अधिकतर पुरुष उदारता का मुखौटा भले ही लगा लें, किंतु वो पुरुष पहले हैं, मानवतावादी बाद में। पुरुष विचारकों ने अपनी समझ के अनुरूप अपनी स्वच्छंदता पर आवरण डालने के लिए स्त्री विमर्श का देहीकरण कर दिया, किंतु समसामयिक लेखिकाएं पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय और सजग हैं। उनके विचार अपने तर्क के साथ प्रस्तुत हैं। आज नारियों की दशा और दिशा दोनों लिहाज से यह एक क्रांतिकारी कदम है। तस्लीमा नसरीन मानती हैं, परंपरा के चलते समाज में यहाँ कहीं छोटी बड़ी विषमता या अन्याय व्याप्त है, उसका विरोध करते जाना अनिवार्य है और इस विरोध का दायित्व सबका है। गारमेंट बनाने वाले श्रमिक से लेकर प्रधानमंत्री तक
सबका। लेखिकाएं यह चाहती हैं कि ये विचार प्रतिध्वनित होते रहें जब तक कि सदियों की परंपराओं का आच्छादन झिरझिरा ना हो जाए। कितना चाहती हूँ हमारा समय, हमारी पीढ़ी सब कुछ गलत सिद्ध हो जाए, तुम लोगों में से कोई उठे और सड़ी गली केंचुल को उतार फेंके। समकालीन लेखिकाओं ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना को व्यावहारिक रूप देने का निश्चय कर लिया है जिसमें स्त्री वर्ग को कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। समसामयिक हिंदी साहित्य में नारी चिंतन रचनाओं द्वारा उभर कर सामने आना आज के समय की ज़रूरत है, ताकि आधुनिकता और उदार सोच के तमाम दावों के बावजूद उनकी सामाजिक स्थिति या उत्थान में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सके और पुनः एक सकारात्मक जीवन शैली आविर्भूत हो सके। मित्रों, जैसा कि मैंने आरंभ में बताया था कि यह आलेख 13 वर्ष पूर्व लिखा गया था और स्त्री सृजनात्मकता का स्त्री पाठ नामक पुस्तक में यह संकलित है। 11 वर्ष इस दौरान गुजर गए और स्त्रियां पहले से कितनी सशक्त हुई हैं, सही दिशा में कितना बढ़ पाई हैं और क्या सफलता के लिए कुछ गलत राहें भी चुनी हैं। इन सब पर हमें सोचना है, विचारना है और निर्णय लेना है, क्योंकि परिवार और समाज के गठन में हम स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा हमेशा रहेगी। आज यहीं तक, शुभ विदाई।